दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी को नोटिस प्राप्त हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। अब आपको ये पता ही होगा कि ये एक सरकारी कंपनी है और इसके जो मालिक कह सकते हैं हम, प्रमोटर, वो राष्ट्रपति जी है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये पूरा मामला बना है, इसको लेकर कंपनी का क्या बयान निकल कर आया उसको समझेंगे, कितनी पेनल्टी है और किस तरह से इसका निवारण किया जाएगा। वैसे आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी का खर्च बहुत ही कम होता है। हर बार आप देखें खर्च उनका 2 डिजिट में ही होता है। भले ही आप देखें उनका जो रेवेन्यू प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन खर्च नहीं, कंपनी का बहुत लिमिटेड खर्च है और इसके कर्ज की भी ज़िम्मेदारी सरकार ही लेती है। ऐसे में क्या है पूरी ये संभावना? इसके अलावा कुछ और अपडेट है सरकार की तरफ से। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए जिसका क्या फ़ायदा आईआरएफसी को होगा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 77,369 के स्तर पे क्लोजिंग दिए तो बाजार में आज गिरावट करीब 171 पॉइंट गिरा। बीएसई सेंसेक्स बाजार सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बाजार न तो 76,000 के स्तर के नीचे जा रहा है और न ये 79,000 के स्तर के ऊपर जा पा रहा है। इसी के बीच में ये देख सकते हो कि बाजार इस समय झोले खा रहा है और इसके पीछे वजह कि एफआई का बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एफआई बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे। आज भी उन्होंने बिकवाली की है। तो आज देखिए 24 अगस्त है और इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है डीआई की तरफ से आज 12,964 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और यहाँ पे उन्होंने 11,552 करोड़ का माल बेच दिया है। इसका मतलब आज उन्होंने 1,412 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है डीआईआई है, वो पिछले कई सालों से लगातार बाजार में पैसा लगा रहे। हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों से बाजार कमज़ोर पड़ा है। सपोर्ट मिल रहा है इंडिया के फंड हाउस की तरफ से। वो बाजार में लगातार खरीदारी करें क्योंकि उनको भरोसा है आने वाले समय बाजार यहाँ से अच्छा करेगा, तेज़ी का दौर फिर आएगा। देखें कोरोना के बाद जो एक तरफा 3 साल माहौल बना, उसके बाद कमजोरी शुरू हुई थी, लेकिन अब ये फिर से एक माहौल बदलने की तैयारी दिखाई दे रही है। अब एफआईआई की बात है तो आज 24 अगस्त को उन्होंने 10,167 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया बाजार में। वैसे पैसा वो लगा रहे, लेकिन उनकी जो खरीदारी और बिकवाली से कम पड़ रही है। तो आज उन्होंने 10,676 करोड़ का माल बेचा। इसका मतलब आज उन्होंने 508 करोड़ का माल बेच दिया है। पिछले कई समय से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बाजार में कभी कभी हल्की उनकी खरीदारी जरूर होती है, ओवरऑल वो बिकवाल है जिस वजह से बाजार कमज़ोर पड़ रहा है। अब आईआरएफसी की बात करें तो 86.15 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.29% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। अभी पिछले महीने आप देखें जल्द ही हमें जो संभावना बनी कि ये कमज़ोर हुआ क्योंकि 91 का इसका ओएफएस सरकार ने लाया था। अब 91 से 86 पर आ गया स्टॉक, यानी उस प्राइस से भी 5 रुपये नीचे आ गया। तो देख सकते हो कि कमज़ोरी तो है। रेलवे के शेयर दबाव में है और दूसरे शेयर भी कमज़ोर साबित हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये बहुत अच्छा कर चुके हैं। इसके अंदर वो ताकत है कि फिर मौका आएगा ये दौड़ेगा। तो फ्राइडे को 86.40 पर क्लोजिंग थी और देखें 86.65 पर अच्छी शुरुआत की और इंट्राडे में 87.25 तक चला गया स्टॉक। लेकिन आप देख सकते हो बाजार कमज़ोर पड़ रहा था, बाजार में बिकवाली का जोर था, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी आ गया नीचे 85.53 पर, यानी 87 पे पहुंचा स्टॉक 85 पर आ गया क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिला। और ये अपने निचले लेवल को इसने एक बार फिर उसी को टच किया। 85 का लो बना हुआ है, 85 तक स्टॉक आज पहुँचा है। तो दबाव की स्थिति बिल्कुल दिख रही है। अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ी कमज़ोरी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि निचले लेवल पे, और इससे लोग ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। 137 इसका हाई बना हुआ है जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया 52 वीक के। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिसमें ये कहा गया है कि उनको एक शो कॉज नोटिस प्राप्त हुआ है एससीएन। इसमें देखिए 24 अगस्त 2026 को ये नोटिस प्राप्त हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स जीएसटी अथॉरिटी, और ये सेक्शन 73 के तहत सेंट्रल गुड्स सर्विस एक्ट 2017 के तहत इनको शो कॉज नोटिस प्राप्त किया है, इनको मिला है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम इसके जो नोटिस हमको मिला है उसको हम देख रहे हैं और हम एडवाइस लेंगे अपने टैक्स कंसल्टेंट से किस तरह से इसको लेकर डेकल करना, हमने इस मामले में आगे बढ़ाना है। तो ये देखो कि आईआरएफसी इसको लेकर आगे बढ़े।
जो भी कंपनी के लीगल राइट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये देखो, नेम ऑफ अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स दिल्ली, और आप देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स एक्ट 2017 के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये बहुत बड़ी रकम इनके ऊपर इनपुट क्रेडिट टैक्स के तौर पे दिखाई है जीएसटी डिपार्टमेंट के, इन्होंने फ़ायदा उठाया इनपुट क्रेडिट टैक्स का। ये 305 करोड़ 38,46,775 करोड़ की रकम, ये बहुत बड़ी रकम है। 305 करोड़ की रकम ये इनपुट क्रेडिट टैक्स का यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्रेडिट उठा लिया है कंपनी ने। तो फाइनेंशियल 22-23 से ये पूरा मामला, जिसमें कहा गया है कि 305 करोड़ रुपए का ये बड़ी रकम है जो सरकार ने यहाँ पे जो IRFC ने जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनपुट क्रेडिट टैक्स के तौर पे ले ली है। अब यहाँ पे इन्होंने जो इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट जोड़ के दी है वो है 549 करोड़ 32,42,846 करोड़। बहुत बड़ी रकम है ये, 549 करोड़ हो गया है इंटरेस्ट जोड़ के। ये रकम यहाँ पे इनको चुकाने के लिए कहा गया है, यानी काफ़ी बड़ी रकम है। वैसे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि फ़िलहाल कोई इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं होगा हमारे बिजनेस पे, और हम इस पूरे प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम एडवाइस ले रहे अपने टैक्स एडवाइज़र से किस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़ना है। तो टैक्स कंसल्टेंसी से हम एडवाइस लेके जो उनकी फर्म होगी वो आगे का रास्ता निकालेगी। तो फिलहाल का है कि चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन रकम तो बड़ी है। पर ये एक सरकारी कंपनी है, उसमें इतना आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये सरकार की पूरी इसमें देखिए जिम्मेदारी है, तो जो भी है उसका निवारण हो जाएगा। तो ये देखिए 24 अगस्त 2026 यानी आज ही इनको ये नोटिस प्राप्त हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया है कि जो 2022 से लेके मार्च 2023 का जो पूरा साल है, जिसमें इनपुट क्रेडिट टैक्स का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, और इसीलिए ये पूरे कार्रवाई की गई। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले से बाहर निकलती है कंपनी। अब IRFC के लिए जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि कैबिनेट ने 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जो 9,450 करोड़ के होंगे। 410 किलोमीटर की नए रेलवे लाइन बिछाई जाएगी 4 अलग अलग राज्यों के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट की बात करें तो जो खड़गपुर भद्रक रनीदाल 4th लाइन जो बिछाई जाएगी, पहले से 3 लाइन है, 4th लाइन बिछाई जाएगी। 173 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है जो वेस्ट बंगाल से उड़ीसा को जोड़ेगा। तो इसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है। इसके अलावा गुमिदीपुरी बुद्धर 3rd और 4th रेलवे लाइन है, ये 90 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेगी, इसको भी मंजूर किया गया है। इसके अलावा ये देख सकते हो कि भद्रक हरिदासपुर 4th रेलवे लाइन है 75 किलोमीटर की उड़ीसा के लिए, ये भी मंजूर हो चुका है प्रोजेक्ट। इसके अलावा कटक पारादीप, ये देखिए बदाबंदा 3rd और 4th रेलवे लाइन है 72 किलोमीटर की उड़ीसा के लिए, इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट हो गए। तो एक IRFC के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब IRFC का 2.0 शुरू हो चुका है, और IRFC ने डिसाइड किया कि वो अब सिर्फ रेलवे को प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि बहुत सारे सेक्टर में भी अब वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो अब रेलवे के लिए देखो, हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड करेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी वो फंड प्रोवाइड करेंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी करेंगे, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क के लिए भी फंड प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक कि वो अब पावर सेक्टर के लिए भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो कि इन्होंने अब अपना फाइनेंसिंग मॉडल चेंज कर दिया है और काफ़ी सारी पार्टनरशिप की है। तो अब आने वाले समय आप देखिए इनकी मार्जिन भी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, और इन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा है 5 लाख करोड़ का AUM रखने का, तो आने वाले समय ये कंप्लीट होगा और कंपनी का विजन बड़ा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि IRFC आने वाले समय बेहतर कर सकता है और इस पूरे मामले से भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।